हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर.के. बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां अपन पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर चल रहा था अपना लेसन 21 यानी जूलॉजी के पार्ट अपन देख रहे थे। मैं लेसन 21 के 2 पार्ट उपलब्ध करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने उनके बारे में नहीं देखा या नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी वह सारे वीडियो अपलोड है जो मैंने 12th बायोलॉजी के पढ़ाए हैं। शुरू के 4 लेसन में करवा दिए थे जो फर्स्ट यूनिट के थे बॉटनी से रिलेटेड। अब मैंने जूलॉजी की यूनिट चालू की जो लेसन 21 से शुरू होती है, और लेसन 21 में 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। लेसन जो 21 है उसके 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लेसन जो 21 है उसे का नाम अपन कहते हैं क्या है, मानव अध्यावरणी तंत्र। मानव अध्यावरणी तंत्र के नाम से अपन इसे जानते हैं। अध्यावरणी तंत्र के बारे में मैंने बता चुका हूं मैं आपको। त्वचा प्लस त्वचा के जो व्युत्पन्न होते हैं उसे मुख्य रूप से अपन क्या कहते हैं, अध्यावरणी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो पिछले 2 वीडियो में मुख्य रूप से अपन स्किन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। स्किन या जो त्वचा होती है उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। इनके 2 टाइप्स भी देख लिए थे, 2 लेयर जो मुख्य रूप से पाई जाती है। एक होती है एपिडर्मिस और दूसरी जो होती है वह डर्मिस होती है। फर्स्ट वीडियो जो था टोटल एपिडर्मिस के ऊपर बनाया था, जिसमें इसकी प्रमुख 5 लेयर का वर्णन किया था। दूसरे वीडियो में डर्मिस के अंदर अपन ने देखा था इसकी प्रमुख 2 लेयर के बारे में अपन ने चर्चा की थी। कल मैंने वह वीडियो अपलोड किया था। इसके 2 लेयर देखे थे, एक तो पेपिलरी स्तर था और एक है जालिका स्तर। इनके बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था। फिर अपन ने पढ़ा था त्वचा के जो व्युत्पन्न होते हैं, जिसमें रोम की संरचना के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। त्वचा के जो व्युत्पन्न थे, त्वचा व्युत्पन्न 2 टाइप के देखे थे त्वचा व्युत्पन्न। एक तो था रोम व रोम संरचना, इसके बारे में अपन ने कल पूरा पढ़ लिया था। और दूसरा था त्वक ग्रंथियां यानी त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां, तो उनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। आज का जो वीडियो होगा वह अपना त्वचा में पाई जाने वाली जो मुख्य ग्रंथियां हैं उनके ऊपर आधारित वीडियो है। तो अब देखिए, मुख्य ग्रंथियों के ऊपर ही अपन चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी ये ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखिए, जितनी भी जो ये ग्रंथियां होती है, एक प्रकार की त्वचा जो ग्रंथियां होती है ये बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियां होती है। अब ये त्वचा ग्रंथियां कौन कौन सी होती है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपनी बुक में लगभग अपन कहेंगे कि 7-8 त्वचा ग्रंथियों के बारे में बताया हुआ है। त्वचा ग्रंथियां ये। अब त्वचा ग्रंथियों की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने को यह पता होनी चाहिए कि इनकी जो उत्पत्ति होती है वह भ्रूणी है, एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल उत्पत्ति इनकी मानी जाती है, भ्रूणी है। एक्टोडर्म से यह निर्मित होती है। एक्टोडर्मल क्या होता है, यानी कोई भी जो भ्रूण का निर्माण होता है तो 3 मुख्य जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल। तो उसमें एक्टोडर्मल इसकी उत्पत्ति मानी जाती है स्किन पार्ट की। प्रत्येक जो पार्ट होती है उसकी उत्पत्ति क्या होती है, अलग अलग मानी जाती है। अब बात करते हैं त्वचा की जो ग्रंथियां, तो अपन मानते हैं मुख्य रूप से, तो अपन मानते हैं एक तो श्वेत ग्रंथि आती है मुख्य रूप से, और दूसरी आती है तेलीय ग्रंथि आती है, और बाकी जो ग्रंथियां होती है वह सब इन्हीं के रूपांतरण माने जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे श्वेत ग्रंथि के बारे में। ये श्वेत ग्रंथि, जिसे अपन क्या कहते हैं, पसीना ग्रंथि के नाम से भी अपन जानते हैं। श्वेत ग्रंथि यानी कि पसीना ग्रंथि। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं जैसे कि फिलहाल गर्मी का मौसम चल रहा है और अपन थोड़ी सी देर बिजली चली जाती है या थोड़ी साइड में बैठ जाते हैं जहां हवा की व्यवस्था नहीं होती है, तो अपनी बॉडी से क्या आने लगता है, पसीना आने लगता है। तो उस पसीने का स्त्राव जो करती है वो होती है अपनी श्वेत ग्लैंड्स यानी कि श्वेत ग्रंथि होती है। अब यह जो पसीने का स्त्राव होता है वह क्यों किया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो श्वेत ग्रंथि होती है ना, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, अपने शरीर में टेम्परेचर कंट्रोल करना, यानी कि मानव शरीर के तापमान को नियमित बनाए रखना इसका मुख्य कार्य होता है। वो नियमित कैसे बनाए रखते हैं, जब अपन देख सकते हैं कि मुख्य रूप से अपने शरीर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो श्वेत ग्रंथियां क्या होती है, एक्टिव होती है, और यह एक्टिव होती है तो इनके द्वारा एक द्रव का स्त्राव किया जाता है जिसे अपन पसीने के नाम से जानते हैं।
वह पसीना स्त्राव होता है, तो पसीने में अपन कहते हैं 99% क्या होता है, जल होता है। तो वह जल जब अपनी बॉडी पर आता है तो उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण के कारण अपनी बॉडी क्या होती है, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और उसका टेम्परेचर वापस क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, अर्थात टेम्परेचर को बढ़े हुए को कंट्रोल कर लिया जाता है। ये तो अपन कहते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कंट्रोल। सर्दियों में अपन देखते हैं जब टेम्परेचर डाउन चला जाता है बॉडी का, तो उस समय उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, अपने शरीर की जो मांसपेशियां होती है वह क्या होती है, ठिठुरने लग जाती है। शरीर की जो मांसपेशियां होती है उनमें ठिठुरन, कपकपी उत्पन्न होती जाती है, जिससे अपन कहते हैं कि हीट या उष्मा उत्पन्न होती है बॉडी के अंदर, हीट या उष्मा उत्पन्न होती है। और उस हीट या उष्मा के कारण अपन देख सकते हैं कि मुख्य रूप से क्या होती है, शरीर में उष्मा या ऊर्जा या गर्मी उत्पन्न होती है और बॉडी टेम्परेचर वापस ऊंचा आ जाता है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य क्या एक समतापी प्राणी होता है, जिसके शरीर का टेम्परेचर प्रत्येक परिस्थितियों में क्या बना रहता है, समान बना रहता है। मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस अपन मानते हैं। तो देखिए अब जो ये श्वेत ग्रंथि या पसीना ग्रंथि है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो श्वेत ग्रंथि या पसीना ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है, ताप नियंत्रण का होता है। मुख्य कार्य क्या होता है, ताप नियंत्रण का होता है। इसका जो स्त्राव होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पसीना कहते हैं। स्त्राव को क्या कहते हैं, पसीना कहते हैं। इस पसीने का अगर अपन संगठन देखते हैं किससे मिलकर बना होता है, तो 99% तो इसमें क्या होता है, देखिए जल पाया जाता है। 90% तो क्या होता है, 99 जल होता है। और शेष अगर देखें तो इसमें क्या उपस्थित होते हैं, शेष अगर देखें तो यूरिया पाया जा सकता है, यूरिक एसिड की उपस्थिति होती है, CO2 की उपस्थिति अपन इसमें देखते हैं। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति भी इसमें होती है, अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति भी देखने को मिलती है। तो यह माना जाता है अपने पसीने का संगठन, जिसमें 99% तो क्या होता है, जल होता है, और शेष यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, अमोनियम क्लोराइड, या साथ में अपन कहते हैं सोडियम जो क्लोराइड होता है उसकी उपस्थिति भी अपने को देखने को मिलती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो अतः तनु जो मूत्र होता है, तनु मूत्र के समान संगठन होता है, तनु मूत्र के समान पसीना संगठन होता है। तनु जो मूत्र होता है उसके समान अपन कहते हैं पसीना का जो संगठन होता है वह पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम की उपस्थिति भी होती है। जो श्वेत ग्रंथि होती है उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम की क्या होती है, उपस्थिति होती है। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं या उनको नष्ट करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो यह ग्रंथि क्या करती है, एक प्रकार से सुरक्षा का कार्य भी करती है। फिर अपन कहते हैं कि पसीना जो होता है उसमें दुर्गंध आती है, पसीने में जो दुर्गंध आती है उसका कारण क्या बताया गया है, पसीने में दुर्गंध आना, अपन देखते हैं अपने पसीना वगैरह आ जाता है, फिर अपन को स्मेल आती है अजीब सी, तो उसका माना गया है जो वसीय पदार्थ होते हैं ना उन पर बैक्टीरिया क्रिया करते हैं। बॉडी के जो वसीय पदार्थों पर जीवाणु क्रिया से अपन कहते हैं कि गंध उत्पन्न होती है, जीवाणु क्रिया से क्या होती है, गंध उत्पन्न होती है, जिसके कारण अपन कहते हैं कि पसीने में क्या आती है, दुर्गंधे आती है। तो ये देखते हैं मुख्य रूप से अपने श्वेत ग्रंथि कार्य होता है, ताप नियंत्रण का कार्य होता है, और स्त्राव होता है पसीने का। पसीने के संगठन में 99% क्या होता है, जल होता है, शेष यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होते हैं। अतः इसका जो संगठन होता है वह तनुमूत्र के समान होगा। लाइसोजाइम एंजाइम की उपस्थिति होती है, जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, और इसमें जो दुर्गंध आती है वो अपन मानते हैं इसके अंदर जो वसीय पदार्थ होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया की जो रिएक्शन होती है उसके कारण दुर्गंध आती है। अपनी संपूर्ण बॉडी के अंदर अगर श्वेत ग्रंथियों की संख्या पूछी जाए तो वह कितनी होती है, लगभग अपन कहते हैं 25 लाख तक अपन कहते हैं ये श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो ये श्वेत ग्रंथियां होती है ना, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जो श्वेत ग्रंथियां होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक को तो अपन कहते हैं एक्राइन, श्वेत ग्रंथियां जो होती है फर्स्ट तो होती है अपनी एक्राइन, या इसे कहते हैं मीरोक्राइन के नाम से भी जानते हैं, एक्राइन या मेरोक्राइन, मेरोक्राइन एक तो ये होती है। दूसरी जो होती है उसे अपन एपोक्राइन कहते हैं, दूसरी जो होती है एपोक्राइन के नाम से अपन उसे जानते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एक्राइन।
एक्राइन या मेरोक्राइन, बार बार ग्रंथियों में वर्ड आएंगे, एक्राइन, मेरोक्राइन, एपोक्राइन। तो ये होते क्या है? एक्राइन क्या होता है कि इनके स्त्राव से साइटोप्लाज्म को कोई क्षति नहीं होती है, यानी कि एक्राइन ग्रंथियां वे होती है जिनसे स्त्रावित जो पदार्थ होता है वह कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, कोई क्षति नहीं, साइटोप्लाज्म को कोई क्षति नहीं होती। किससे? इनके द्वारा स्त्रावित जो पदार्थ होता है, स्त्रावित पदार्थ से अपन कहते हैं कि साइटोप्लाज्म को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है, तो वह एक्राइन। दूसरी इनकी पहचान क्या होती है? अतः इनका स्त्राव क्या होता है? जलीय होता है। स्त्राव कैसा होगा? जलीय। या अपन कह सकते हैं कैसा होता है? तनु अवस्था में अपन मान सकते हैं इनका स्त्राव माना जाता है। जलीय होता है या तनु अवस्था में अपन मुख्य रूप से पाई जाती है। यह जो ग्रंथियां होती है, इस प्रकार की जो ग्रंथियां होती है, यह मुख्य रूप से कहां पर होती है? एक तो अपनी हथेली के अंदर और एक पांव का जो तलवा होता है वहां पर पाई जाती है। हथेली व तलवे पर ज्यादा होती है, हथेली व तलवे पर ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए अपन देखते हैं यहां पर पसीना वगैरह क्या होता है? अधिक आता है। अब ये ग्रंथियां मुख्य रूप से देखिए, एक तो अपन मानते हैं होठ, यानी कि जो अपने लिप होते हैं वहां पर ये क्या होती है? अनुपस्थित होती है, इसीलिए होठों पर पसीना नहीं आता है। इसके अलावा अपन कहते हैं जो स्तन ग्रंथियों के जो निप्पल होते हैं उन पर एब्सेंट होती है। सीसन जो मुंड होते हैं, पेनिस का मुख है, वहां पर अपन मान सकते हैं कि यह एब्सेंट होती है। एक जो क्लाइटोरिस पार्ट आता है, क्लाइटोरिस मादा जनन तंत्र का पार्ट होता है, तो ये जो पार्ट होते हैं इनमें अपन कहते हैं यह क्या होती है भाई? एब्सेंट मानी जाती है। यहां पर ये बिल्कुल एब्सेंट होती है। और एक बात बताऊंगा, खरगोश में अगर पूछे ये कहां पर पाई जाती है, तो जो रेबिट या खरगोश होता है, रेबिट में पंजों में होती है, ये उसके जो पंजे होते हैं में प्रेजेंट होती है यह जो ग्रंथि होती है। कौन सी? एक्राइन या मेरोक्राइन प्रकार की जो ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि। इसके अलावा कुत्ता, श्रू और जो व्हेल अपन मानते हैं मछली, उनमें अनुपस्थित होती है। कुत्ता, श्रू और व्हेल में क्या होगी? एब्सेंट होती है। तो ये बात किसकी थी? अपनी एक्राइन या मेरोक्राइन जो ग्रंथि होती है, किसका टाइप? श्वेत ग्रंथि का टाइप अपन इसे कहते हैं। तो क्या देखा? स्त्रावित पदार्थ से साइटोप्लाज्म को कोई क्षति नहीं होती है। स्त्रावित पदार्थ जलीय होता है, तनु अवस्था में पाया जाएगा। हथेली व तलवे पर सबसे ज्यादा पाई जाती है ग्रंथियां। होठ, निपल, सीसर मुंड व क्लाइटोरिस भाग पर एब्सेंट मानते हैं। और रेबिट जो खरगोश होता है उसमें पंजों में ये पाई जाती है। और कुत्ता, श्रू, व्हेल इनमें क्या होती है? मुख्य रूप से एब्सेंट होती है। अब अपन जो सेकेंड है एपोक्राइन, एपोक्राइन इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब इसके जो स्त्राव होता है ना, इसके स्त्राव से अपन कहेंगे कि जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म को कुछ हानि अपन मान सकते हैं, कुछ क्षति हो सकती है। कुछ क्या हो सकती है? क्षति हो सकती है, आंशिक क्षति अपन इसे मान सकते हैं। यह तनु अवस्था में होता है, तो यह कौन सी अवस्था आ जाती है? सांद्र अवस्था में अपन मान सकते हैं कि इसका स्त्राव किया जाता है। और स्त्राव में मुख्य रूप से क्या उपस्थित रहते हैं? वर्णक उपस्थित रहते हैं। स्त्राव में वर्णक प्रेजेंट जो रंग प्रदान करते हैं, इसलिए स्त्राव जो होता है इसका कैसा होता है? हल्का पीला रंग लिए हुए होता है। हल्का पीला रंग का स्त्राव इनका देखते हैं। और यह मुख्य रूप से अपने को कहां देखने को मिलता है? एक तो अपनी भुजाओं में, अपनी जो भुजाएं वगैरह होती है उनमें अपन देख सकते हैं, बगल में वगैरह इनमें पाई जाती है। तो इनसे अपन मान सकते हैं पीलापन स्त्रावित होता है। जब अपन कहते हैं पसीना वगैरह सूख जाता है तो उसके पश्चात अपने को पीलापन दिखाई देता है, तो भुजाओं में मुख्य रूप से होता है। एक अपन मान सकते हैं कि जो अपने लिप्स होते हैं उनके आसपास में अपन कहते हैं वहां पर पाई जाती है। इनके अलावा जो एनस जो पार्ट होता है, गुदा पार्ट, वहां पर उपस्थित होती है। और आंख की पलकों के पास, तो देखिए एक तो भुजा बगल, एक होठ के पास, एक अपने एनस के पास और निप्पल के पास अपन कहते हैं कि यह मुख्य रूप से पाई जाती है। अब यह देखिए कि जो एक तो कंगारू, एक वानर और एक हिप्पोपोटेमस जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं। कंगारू, वानर और हिप्पोपोटेमस
जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं, इनमें क्या होती है, अपसेंट, अपन इसे सॉरी अपसेंट तो नहीं कह सकते, लाल रूप में पाई जाती है। हिप्पोपोटेमस में लाल श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, लाल श्वेत स्त्राव होता है, यानी जो पसीना होता है वह लाल श्वेत होता है, यानी लाल रंग का पसीना इसमें पाया जाता है, जिसका कारण क्या माना गया है, एक तो केरोटीन और दूसरा स्ट्रोंशियम है लवण। केरोटीन व स्ट्रोंशियम लवण, स्ट्रोंशियम है लवण के कारण अपन कहते हैं कि इनका पसीना क्या होता है, लाल रंग का होता है। तो दूसरा टाइप था एपोक्राइन, जिनके स्त्राव से अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म को आंशिक या कुछ हानि होती है, सांद्रावस्था में पाए जाते हैं और स्त्राव में वर्णक प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हल्का पीला रंग का स्त्राव होता है। यह मुख्य रूप से जो भुजाओं के बगल, होठ, एनस और निपल के पास पाए जाते हैं। कंगारू, वानर और हिप्पोपोटेमस में लाल अपन मान सकते हैं पसीने का कारण केरोटीन और स्ट्रोंशियम लवण माने जाते हैं। तो ये दोनों टाइप थे, एक्राइन और एपोक्राइन, किसके टाइप थे, श्वेत ग्रंथि के टाइप थे। अब दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि है उसके बारे में देखिए। ये तो एक प्रकार की ग्रंथि हुई अभी अपनी, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, श्वेत ग्रंथि या पसीना ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब दूसरी जो होती है उसे कहते हैं सीबेसियस ग्रंथि। सीबेसियस ग्रंथि, सीबेसियस या इसे अपन क्या कहते हैं कि तेलीय ग्रंथि के नाम से भी अपन जानते हैं। सीबेसियस कह सकते हैं या इसे क्या कहते हैं, तेलीय ग्रंथि भी अपन कहते हैं। तो यह क्या करती है, तेलीय ग्रंथि जो होती है वह होती है मुख्य रूप से होलोक्राइन प्रकार की होती है, होलोक्राइन प्रकार की होती है। होलोक्राइन का मतलब क्या होता है कि इनका स्त्राव जब होता है, इनका स्त्राव जब होता है वह स्त्राव भर जाता है, तो स्त्राव भरने पर इनकी जो ग्रंथियां होती है ना, वह क्या होती है, टूटकर बाहर स्त्रावित होती है। तो तेलीय ग्रंथि पाई जाती है मुख्य रूप से अपनी बॉडी पर, फेस वगैरह पर अपन देख सकते हैं एक तेलीय पदार्थ का लगातार स्त्राव होता रहता है। तो वही क्या होती है, तेलीय ग्रंथियां होती है जो तेल का स्त्राव करती है। गाढ़ा तरल पदार्थ होता है और उस गाढ़े तरल पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, सीबम के नाम से जानते हैं। और यह कैसी होती है, होलोक्राइन प्रकार की होती है। मेन बातें इसको मैं आपको बताऊंगा। एक तो क्या होती है, होलोक्राइन प्रकार की होती है, स्त्राव बढ़ने पर जो ग्रंथि होती है वह टूट करके आ जाती है, बाहर आ जाती है। यह मुख्य रूप से अपन कहेंगे बालों की जड़, बालों की जड़, बालों की जो जड़ पाई जाती है वहां, वह पुट्टिका के पास, बालों की जड़ वह रोम पुट्टिका जो होती है, पुट्टिका के पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यह ग्रंथि बालों की जड़ और जो रोम पुट्टिकाएं पाई जाती है, अपन देखते हैं रोम पुट्टिका, उनके पास स्थित होती है। बालों में अपन देखते हैं कि इनकी जो स्थिति होती है, इसी कारण से अपन देखते हैं कि अपने स्किन के ऊपर अपन देखते हैं कि एक तेलीय पदार्थ स्त्रावित रहता है, ऑयली स्किन जिसे अपन कहते हैं। ऑयली स्किन का मतलब क्या होता है, जिससे ऑयल लगातार स्त्राव होता रहता है, चिकनाहट बनी रहती है, तो वह कार्य इसी का माना जाता है। यह ग्रंथि साकित व कोष्ठी होती है। यह जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि साकित व कोष्ठीय होती है। ग्रंथि कैसी होती है, साखित होती है, वह कोष्ठीय होती है और दूध जैसा गाढ़ा, दूध जैसा गाढ़ा तरल स्त्राव करती है। दूध जैसा गाढ़ा जो तरल स्त्राव करती है, उस स्त्राव को अपन क्या कहते हैं, सीबम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है सीबम क्या होता है, तो जो सीबेसियस या तेलीय ग्रंथि होती है उनसे स्त्रावित जो पदार्थ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीबम के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से अपन कहते हैं एक तो हथेली और जो तलवा होता है वहां पर क्या होती है, अनुपस्थित या एब्सेंट होती है। होठ, सीसन, मूंड, स्तन, निप्पल, होठ, सीसन, मूंड, स्तन और स्तन के जो निप्पल वगैरह होते हैं वहां पर ये मुख्य रूप से क्या होती है, प्रेजेंट मानी जाती है। और इसमें अपन देखें जो सीबम बना हुआ किसका होता है, तो एस्टर, कोलेस्टेरॉल, फास्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड, इनका अपन मान सकते हैं कि संगठन मानते हैं किसको, सीबम को। और यह जो सीबम होता है यह अपन कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करता है।
सूर्य के प्रकाश में किसका संश्लेषण करता है? विटामिन डी का संश्लेषण करता है। और विटामिन डी क्या करता है? आंत्र में कैल्शियम के आयन के अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है। ये मुख्य बातें अपने को इसके बारे में ध्यान में रखनी है। यानी कि होलोक्राइन प्रकार की होती है, यानी कि स्त्राव बढ़ जाने के पश्चात ग्रंथि टूटकर बाहर आ जाती है, बालों की जड़ व पुट्टिकाओं के पास प्रेजेंट होगी, ग्रंथि शाखित व कोष्ठी होती है, दूध जैसा अपन मान सकते हैं गाढ़ा व जो तरल स्त्राव इससे किया जाता है। हथेली तलवों पर यह क्या होती है? पूर्ण रूप से अब्सेंट होती है। हॉट, सीसन, मूंड, स्तन व निप्पल पर प्रेजेंट होगी। और सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का क्या होता है? इसमें संश्लेषण माना जाता है। और विटामिन डी क्या करता है? आंत्र में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये दूसरा टाइप कौन सा था अपने? सीबेसियस ग्रंथि। फिर अपन कहते हैं मेमेरी ग्लैंड्स। थर्ड कौन सी आती है अपनी? मेमेरी ग्लैंड्स आती है, जिसे अपन स्तन ग्रंथि के नाम से भी अपन जानते हैं। थर्ड आती है अपनी स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां अपन कह सकते हैं कि नर व मादा यानी कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर अपन कहते हैं मुख्य रूप से प्रेजेंट होती है, लेकिन अपन कहते हैं मेल के अंदर ये क्या होती है? निष्क्रिय रहती है, जबकि फीमेल के अंदर अपन मान सकते हैं कि ये सक्रिय मानी जाती है। फीमेल के अंदर अपन मानते हैं कि स्तनों के विकास के लिए जो मुख्य हार्मोन होते हैं वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। और जब प्रसव क्रिया के पश्चात अपन कहते हैं इनसे जब दुग्ध का निष्कासन होता है तो उसके लिए जो जिम्मेदार हार्मोन होता है वह कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपन मान सकते हैं कि उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यह भी कैसी होती है? एपोक्राइन प्रकार की होती है। ये कौन सी होती है? एपोक्राइन। और एपोक्राइन का मतलब क्या हो गया? इनसे स्त्रावित जो पदार्थ होता है, स्त्राव कैसा होगा? सांद्र रूप में होता है। स्त्राव जो होगा सांद्र यानी कि गाढ़े रूप में अपन मान सकते हैं स्त्रावित होता है। ये अपन मानते हैं कि जो मेल होता है उसमें निष्क्रिय, वह फीमेल में अपन मान सकते हैं कि क्या होती है? सक्रिय होती है। तो मेल व फीमेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन मेल में तो अपन कहते हैं निष्क्रिय, फीमेल में अपन मान सकते हैं कि सक्रिय होती है। और दोनों में पाई जाती है उस अवस्था को क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिज्म कहते हैं। गायनेकोमेस्टिज्म कई बार पूछ लिया जाता है गायनेकोमेस्टिज्म क्या होता है? तो स्तन ग्रंथियां मेल व फीमेल दोनों में पाई जाती है, उस अवस्था को गायनेकोमेस्टिज्म के नाम से अपन जानते हैं। स्तन ग्रंथियां जो होती है तो स्तन निर्माण में हार्मोन कौन से काम में लेते हैं? स्तन निर्माण में हार्मोन एक तो एस्ट्रोजन और एक जो प्रोजेस्टेरोन होता है। ये दो हार्मोन क्या होते हैं? स्तनों की वृद्धि में सहायक होते हैं। और स्तनों से जो दुग्ध निकलता है प्रसव क्रिया के पश्चात उसे अपन क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रम या खीस के नाम से अपन इसे जानते हैं। और दुग्ध निष्कासन में जो हार्मोन सहायक होता है, दुग्ध निष्कासन या स्त्रावित हार्मोन किसे कहते हैं? तो वह होता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वह माना जाता है। तो यह होती है मुख्य रूप से स्तन ग्रंथियां। अब जो मिल्क होता है उसमें ध्यान रखना, एक बात बताना चाहूंगा कि मिल्क में एक तो अपन कहते हैं आयरन और एक विटामिन सी क्या होता है? अब्सेंट होता है। दूध में विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी तो किस में होता है? खट्टे फलों में होता है। सी वह जो आपके फेरस आयन होते हैं वे क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ये बात है अपनी स्तन ग्रंथियों की। फिर अपने जो चौथी ग्रंथि है वह है सीरुमिनस ग्रंथि। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं सीरुमिनस ग्रंथि। ये देखिए चौथे नंबर की जो ग्रंथि है सीरुमिनस ग्रंथि, जो किसका रूपांतरण है? एक स्वेद ग्रंथि जो अपनी थी पसीना ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि का अपन इसे क्या मानते हैं? रूपांतरण। यानी पहले ही बताया था मैंने कि मुख्य रूप से स्वेद ग्रंथि और सीबेसियस ग्रंथि दो ही होती है, बाकी जो ग्रंथियां होती है वह क्या होती है? इनका रूपांतरण होती है। यह कहाँ पाई जाती है? जो बाह्य कर्णनाल होती है, बाह्य कर्णनाल में यह क्या होती है? पाई जाती है। बाह्य कर्णनाल में यह पाई जाती है। इसके द्वारा अपन कह सकते हैं कि यह क्या करती है? जो तेलीय सिब्बम होता है उसके साथ मिलकर कर्णमोम का निर्माण करती है। सिब्बम के साथ कर्णमोम, जिसे अपन क्या कहते हैं? सीरुमिन, सीरुमिन का निर्माण करती है। कर्णमोम के साथ सीरुमिन का यह क्या करती है? निर्माण करती है। और जो सीरुमिन या कर्णमोम होता है यह क्या करता है?
कर्णपटय की क्या करता है, सुरक्षा करता है, कर्णपटय की सुरक्षा करने का कार्य करता है और जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, जीवाणु वृद्धि को रोकता है। ये कार्य किसका होता है, कर्ण, मोम या अपन मानते हैं सिरुमिन का माना जाता है। यानी कि सिरुमिनस ग्रंथि श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण मानते हैं, बाह्य कर्णनाल में पाई जाती है, सिब्बम के साथ कर्ण, मोम या सिरुमिन का निर्माण करती है, कर्णपटय की सुरक्षा करती है और जीवाणु की वृद्धि को क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। तो ये होती है सिरुमिनस ग्रंथि। पांचवी जो होती है वो होती है पेराइनल या मूलाधार। पेराइनल या मूलाधार ग्रंथि, ये त्वचा की 5 नंबर की ग्रंथि होती है। यह भी अपन मानते हैं सीबीसीएस ग्रंथि का रूपांतरण अपन इसे मानते हैं। इस ग्रंथि देखिए यह पाई जाती है मुख्य रूप से जो गुदा व मूत्र जनन छिद्र, गुदा व मूत्र जनन छिद्र के बीच पाई जाती है। गुदा व मूत्र जनन जो छिद्र होता है उसके बीच में अपन देखते हैं मुख्य रूप से ये पाई जाती है और इसके द्वारा एक श्वेत दूध या तरल का स्त्राव किया जाता है। श्वेत दूध या तरल स्त्रावित होता है, तरल स्त्रावित होता है, जिससे क्या आती है, गंध आती है, गंधे आती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं कि गंध ग्रंथि के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। गंध आती है इसलिए अपन इसे क्या कह देते हैं कि गंध ग्रंथि के नाम से भी अपन इसे मुख्य रूप से जानते हैं। अब यह ग्रंथि क्या करती है कि यह अपन सामान्य भाषा में कह सकते हैं एक प्रकार से फिरामोन्स का स्त्राव होता है। तो यह क्या करती है, लैंगिक अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण में क्या होती है, सहायक मानते हैं। आकर्षण में अपन इसे क्या मानते हैं, सहायक मानते हैं। लैंगिक आकर्षण में सहायक, आकर्षण में सहायक यानी नर व मादा एक दूसरे की तरफ है, इससे आकर्षित होते हैं इनके स्त्राव के कारण। और सजातीय जीव की पहचान, सजातीय जीव की पहचान में सहायक मानते हैं अपन। सजातीय जो जीव होते हैं उनकी पहचान में इसे क्या माना जाता है, सहायक माना जाता है। यह मुख्य रूप से पेराइनल या मूलाधार जो ग्रंथि होती है उसकी विशेषता होती है। यह गुदा व मूत्र जनन छिद्र के बीच पाई जाती है, श्वेत दूध या तरल स्त्राव करती है, गंध आती है स्त्राव से, गंध ग्रंथि कहते हैं गंध आने के कारण, लैंगिक आकर्षण में सहायक होती है और सजातीय जीव की पहचान में इसे सहायक माना गया है। फिर इसके पश्चात अपन कहेंगे जो 6 नंबर की जो ग्रंथि आती है उसे कहते हैं मीबोमियन ग्रंथि। मीबोमियन ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, मीबोमियन ग्रंथि होती है। यह भी सीबीसीएस का रूपांतरण होती है जो नेत्र पलके पाई जाती है। नेत्र पलकों में अपन कहते हैं जो बरोनिया होती है उनके नीचे यह पाई जाती है। नेत्र पलकों में बरोनिया के नीचे पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी, बरोनिया के नीचे पाई जाती है। और इनसे स्त्रावित जो तेलीय पदार्थ होता है ना, स्त्रावित तेलीय पदार्थ क्या करता है, कोर्निया को चिकना बनाता है। कोर्निया को चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। स्त्रावित जो पदार्थ होता है वह कोर्निया को चिकना बनाए रखता है और साथ अपन कहते हैं कोर्निया की क्या करता है, सुरक्षा का कार्य भी वह करता है। यह कार्य भी अपन मानते हैं किसका होता है, इसी का मीबोमियन ग्रंथि का होता है। नेत्र पलकों में बरोनिया के नीचे पाई जाएगी। स्त्रावित पदार्थ कोर्निया को चिकना हुआ है, इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। 7 नंबर की जो ग्रंथि आती है वह अपनी कौन सी होती है, जेस ग्रंथि अपन इसे कहते हैं। जेस ग्रंथि के नाम से अपन इसे जानते हैं। यह भी एक सीबीसीएस ग्रंथियों का अपन मानते हैं। तेलीय ग्रंथि का क्या होती है, रूपांतरण होती है। और बरोनिया के जो रोमपुटक होते हैं ना, रोमपुटक से जुड़ी हुई होती है। बरोनिया के जो रोमपुटक होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होते हैं, ये बरोनिया जो होते हैं उनको क्या बनाए रखता है, चिकना बनाए रखने का कार्य करते हैं। बरोनिया वगैरह जो होते हैं, आंख के बरोनिया वगैरह, इनको अपन मान सकते हैं कि ये क्या बनाए रखते हैं, चिकना बनाए रखने का कार्य करते हैं। फिर 8 नंबर की आती है मोल्स ग्रंथि। यह मुख्य रूप से अपन मानते हैं कि मोल्स ग्रंथि।
मोल्स ग्रंथि वैसे अपने 12वीं के बुक में तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। मोल्स ग्रंथि क्या होती है? श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होती है, और यह भी मुख्य रूप से अपन कहे तो नेत्र की जो पलकें होती है उनमें रोम पुटक पाए जाते हैं। उन रोम पुटक में क्या होती है? खुलने का कार्य करती है। यह क्या करती है? बरोनिया और बरोनिया के आसपास की जो लेयर होती है उसको क्या करती है? चिकना व नम बनाए रखने का क्या करती है? कार्य करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने त्वचा ग्रंथियों की मुख्य ये 8 ग्रंथियां जो है वह आज आपने पढ़ी है, और आशा करता हूं प्रत्येक के बारे में अच्छी जानकारी आपको मिली होगी, और वीडियो को आपने पूरा देखा है तो इसके लिए आपका धन्यवाद। अब इस पाठ में अपने बचा मुख्य रूप से त्वचा के कार्य, जिसके लिए अपने कल बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो को क्या करना है? आपको पढ़ना है, अच्छे प्रकार से याद करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। वीडियो क्लास मेरे ख्याल से आप बहुत कम देखते हैं। कल भी मैंने कहा था आप वीडियो को ओपन करते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं। अब पता नहीं आपके क्या प्रॉब्लम है। टिकटॉक में बिजी रहते हो, मैं ये नहीं कहता कि टिकटॉक मत देखिए, लेकिन वह मनोरंजन होता है, थोड़े समय के लिए होता है। पढ़ते हुए थक गए, 15-20 मिनट देख लिया, आधे घंटे चला लिया, कोई बात नहीं। उसके पश्चात कम से कम अपना आधे घंटे का ही तो वीडियो होता है, उसको देखने में क्या प्रॉब्लम होती है? तो उसको जरूर से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे अगली क्लास में त्वचा के मुख्य कार्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।